है। मैं मिथिलेश सर। आइए हम समझते हैं आज नंबर सिस्टम से। क्लास नंबर हो जाएगा कितना, 9। 9 से पहले हम कुछ क्लास नंबर में सवाल जो है कुछ हम बता चुके हैं। सवाल कहाँ तक चल गया तो 50 तक बता चुके हैं। 50 के बाद आज जो क्लास होगा, आइए हम सब मिल करके क्लास को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। हमेशा दिमाग में ये रखना है कि विभाज्यता का नियम, अभी जितना भी सवाल चल रहा है ना, टोटल विभाज्यता का नियम का ही सवाल चल रहा है। विभाज्यता का नियम हमेशा 1 से कम 9 तक याद हमेशा रखना होगा। वही 9 से ही जितना भी संख्या होता है उसी का गुणज जो होता है ना, वो हमेशा विभाज्यता का नियम के रूप में आ जाता है। जैसे हमेशा यहाँ पे दे दिया है, क्या कह रहा है कि 7 पे पावर 15 है, 16 है, 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाजित है। तो हमेशा विभाज्यता का ये नियम हो गया। यहाँ पे हमेशा सबसे पहले क्या हो गया, 7 पे पावर 15 है प्लस हो गया 7 पे पावर 16 हो गया प्लस 7 पे पावर 17 हो गया। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। इसमें कॉमन मेरा क्या आएगा, तो कॉमन सबसे पहले देख लेते हैं। क्या 7 पे पावर अगर हम 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ 7 पे पावर 16 है, मेरा 15 निकल गया तो 1 तो बचेगा ना, तो यहाँ 7 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 पे पावर कितना हो जाएगा मेरा, तो 2 बन जाएगा। अब ये संख्या जो भी है इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 7 पे पावर 15, ये होगा 1 प्लस 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 49 होगा। ये बन जाएगा 7 पे पावर 15 गुना, अभी टोटल संख्या को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना, 49 और 1 50 और 7 बन जाएगा 57। अब ये 57 जो है कौन सी संख्या से कट जाती है, उससे अगर जो संख्या से कट गया वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा वैल्यू क्या दिया है, 57 57। ऑप्शन में आपका 2, 57 2 से कभी नहीं कटेगा, 57 5 से कभी नहीं कटेगा, 57 4 से कभी नहीं कटेगा, तो 57 कटेगा किससे, तो 57 3 से कट जाएगा, 19 दिया 57। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या बन गया, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बन गया। क्वेश्चन नंबर 52 भी है, सेम 52 नंबर क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 51 पढ़े, सेम क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें भी वही चीज करना है। तो सबसे पहले हमेशा क्या है, 6 पे पावर 25 है प्लस 6 पे पावर 26 प्लस 6 पे पावर 27 प्लस 6 पे पावर 28। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में हमेशा कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट में कॉमन ले लेंगे क्या, 6 पे पावर 25। अगर 6 पावर 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 1, यहाँ बन जाएगा मेरे पास 6 पे पावर 1, यहाँ 6 पे पावर बन जाएगा कितना 2, यहाँ पे 6 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये टोटल संख्या बन जाएगा मेरे पास क्या, 6 पे पावर कितना 25, ये जोड़ देंगे तो 1 होगा। 6 पे पावर 1 रहेगा तो 6 ही होगा, स्क्वायर रहेगा तो ये बन जाएगा 36, और 6 का क्यू रहेगा तो ये बन जाएगा 216। ये बन जाएगा कितना, 216। अब सब संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, वो गुना के रूप में हम ले लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा 6 और 6 12, 12 और 6 18, और 1 बन गया कितना 19 19। ये 1 हो गया, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया 4, और 1 बन गया मेरे पास कितना 5। उसके बाद आगे आ गया कितना, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 259। ये हो गया 6 पावर 25 गुना कितना 259। ऑप्शन नंबर में देख लेंगे ये 259 किसमें है, ऑप्शन नंबर किसमें है 259, तो ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या, 53 में कहता 1 के अलावा एक अंकीय संख्या ज्ञात करे जो 17 पावर क्यू 18 पावर क्यू माइनस 16 पावर क्यू माइनस 15 पावर क्यू पूर्णतः विभाजित किससे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कि अगर हम 17 का क्यू करेंगे माइनस यानी प्लस 18 का क्यू करेंगे माइनस 16 का क्यू करेंगे और माइनस किसका 15 का क्यू करेंगे, तो ये 17 जो है ना, ये मेरे पास क्या है, तो विषम संख्या। ये क्या बन गया, विषम संख्या बन गया। प्लस 18 जो है ये मेरा कौन सी संख्या है, तो ये सम संख्या है। 16 जो है ये माइनस मेरा हो गया क्या, सम संख्या हो गया। उसके बाद 15 जो हो गया ये मेरा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब ये टोटल संख्या का अगर हम क्यू करेंगे तो क्यू हमको नहीं करना है, सीधा कोई भी संख्या लेकर के चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 17 है, 18 है, 16 है, 15 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या इकाई अंक 7 है, तो ये विषम संख्या है तो 7 आ गया। यहाँ इकाई अंक 8 है तो विषम है, तो इकाई अंक हम मान ली क्या 8 है। यहाँ इकाई अंक क्या है 6 है, तो ये 6 हो गया। यहाँ 5 है तो ये 5 हो गया। बीच में माइनस का चिन्ह है और यहाँ कितना है, प्लस का चिन्ह है। ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 8 और 7 करेंगे तो ये 15 होगा। अब माइनस 6 और 5 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 11। अब 15 में 11 चल गया तो क्या बच गया, 4 बच गया। इसलिए हमेशा याद रखेंगे विषम प्लस सम माइनस क्या विषम,
बराबर क्या हो जाता है, तो ये सम होता है। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, विषम प्लस सम माइनस सम, अब माइनस क्या विषम, बराबर क्या बन जाता है सम। इसलिए यहाँ पे हम घटाने उठाने के बाद क्या आ जाता है 4। अब ये 4 कौन सी संख्या से कटेगा, तो 4 हमेशा सम से कटेगा, तो सम किससे कटेगा, तो आंसर नंबर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा इसका आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 54। 54 में क्या करें, क्या 11 से विभाजित संख्या प्राप्त करने के लिए 72, 78, 74, 5 में से कौन सी संख्या घटाई जाने वाली छोटी संख्या कौन सी है। मतलब हमेशा इसमें कहता है कि 11 से विभाजता का नियम कहता है कि अल्टरनेट, मतलब एक संख्या को छोड़ के एक संख्या जोड़ने के बाद अगर अंतर 0 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए तो वो संख्या 11 का पूर्णतः विभक्त होगा। इसमें कहता है कौन सी संख्या घटाई जाए। तो सबसे पहले देख लीजिएगा इसमें क्या है, 72 है, उसके बाद 78 है, 72 है, 78 है, उसके बाद 74 है, उसके बाद 5 है। अब ये संख्या हमेशा हो गया 11 का विभाज्यता का नियम हो गया। इसको हम सबसे पहले टाइप 1 ले लेंगे। टाइप 1 के लिए क्या करेंगे, एक एक अंक छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7 और 7 प्लस 7, 7 7 14, 7 21, 21 और 5 हो गया 26, माइनस हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 4 हो जाएगा 14। अब इसको घटा करके मेरे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 12, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 12। अब संख्या आ गया 12, कहता है कि इसमें क्या घटाएंगे वो संख्या हमेशा 11 का पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम एक अगर घटा देते हैं तो ये संख्या कितना होगा 11, जो कि संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगा। तो घटाने वाली संख्या क्या होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम अगर रख देते हैं कितना 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 1 कम 25 हो जाएगा। अब 25 में 14 अगर घटा देंगे तो बन जाएगा मेरे पास कितना 11। तो ये टाइप नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर टाइप नंबर दूसरा हम हमेशा दिखाएंगे, टाइप 2 कह रहा है क्या, अगर घटाने के केस में आएगा, घटाने के केस में शेष उत्तर होता है, शेष आंसर होता है, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अगर जहां पे लिखा रहेगा घटाने केस, तो घटाने केस में हमेशा आंसर क्या होता है, शेष होता है। अब जैसे मान लेते हैं क्या मेरे पास सवाल दिया है, क्या सवाल है 72 है, 78 है, 72 78, उसके बाद 74 और 5 है। तो अंतिम से इकाई और दहाई संख्या जो है उसमें हम 11 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो मेरे पास हो गया कितना 45 हो गया। 45 में अगर 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो होगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 45 में 11 से भाग देंगे 44, शेष क्या बचेगा 1 होगा। तो आंसर नंबर क्या बन जाएगा 1 नंबर आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल को हम बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है क्या 56 है, 72 है, 01, 56 72 01, ये बन गया मेरे पास कितना 56 है, 72 है, 0 और 1 है में जोड़ी जाने वाली संख्या, ताकि जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्या का योग जो है ना वो 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो सब संख्या को हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1, अब प्लस एक और कहता है क्या जोड़े की संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो संख्या क्या जोड़ देंगे x जोड़ेंगे, तो वो किससे कटना चाहिए 9 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। अब सबको जोड़ेंगे तो ये होगा 6 5 11, 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 2 20 हो जाएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, ये होगा 21 प्लस x, और ये किससे विभक्त होना चाहिए 9 से। अब 21 में हम क्या x का मान ले ले जो कि 9 से पूर्णतः संख्या कट जाना चाहिए, कहता है 9 का पूर्णतः विभाजित है 9 का, इसका मतलब 21 के जगह पे हमेशा क्या आएगा x के जगह पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 21 प्लस 6, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 27 बनेगा। इसका मतलब ये 9 से 27 क्या होगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 9 से। तो इसका मतलब हमेशा x का मान हम क्या रखें 6, संख्या में क्या जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे आगे हमेशा एक और नोट में यहाँ पे लिख देते हैं, जोड़ने के केस में भाजक घटा शेष, जोड़ने के केस में भाजक घटा शेष क्या होता है इसका आंसर हो जाता है। तो यहां से हम देखते हैं क्या, अगर ये हमेशा दिमाग में रखेंगे
तो इसको भी हम शॉर्ट में बना सकते हैं। या तो हम ये विधि मेरा हो ही गया टाइप 1 के लिए हम ये कर सकते हैं। अगर टाइप 2 के लिए अगर हम इसको देखें तो टाइप 2 के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, इस पे अगर हम चल जाएंगे तो ये संख्या देखिए मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 56 है, उसके बाद 72 है, 0 और 1 है। तो दो संख्या अगर हम लेंगे तो दो संख्या में 0 और 1 आ जाएगा। तो 0 1 में हमेशा 9 से भाग हम नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तीन संख्या ले लेंगे। तीन संख्या मेरा क्या आ जाएगा, तो 201 आएगा। 201 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो ये 9 दूना 18, 2 और 21, फिर 9 दूना 18, ये कितना बन जाएगा, तो 3 बनेगा। शेष मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इस पे हम दिमाग लगाएंगे। जोड़ने के केस में क्या होता है, भाजक घटा शेष आंसर होता है। तो भाजक घटा शेष होगा, तो भाजक मेरे पास क्या है 9 और शेष कितना बच गया 3। तो 9 में से 3 को घटा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम सवाल का आंसर दे सकते हैं। या तो एक अंक में भाग कभी नहीं लगेगा, 2 अंक ले सकते हैं या 3 अंक ले सकते हैं, या हम पूरे में भी भाग देंगे तो मेरा आंसर यही आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है वह एक अंकीय की संख्या एक अंकीय की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 अंकों की संख्या इतना 91 0 300 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यहाँ पे देख दिया है क्या, 91 है आपके पास, 91 0 कितना 300 है। अब ये हमेशा कह रहा है क्या, 11 से पूर्णतः विभक्त है। 11 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, 9 + 0 + 0, तो ये बन जाएगा 9 + 0 + 0। और अंतर अगर हम करेंगे तो अंतर बन जाएगा मेरे पास 1 + 3, 1 + 3, एक और आ जाएगा प्लस में क्या 0। कह रहा है ये संख्या जो है किसका गुना होना चाहिए, 11 का गुना होना चाहिए। ये बन जाएगा आपके पास 9, अब माइनस इधर हो जाएगा 4 बराबर क्या 11। अब देखिए 9 में से 4 अगर घटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये 5 में हम कौन ऐसी संख्या घटाएंगे जो कि पूर्णतः 11 से कट जाएगा। इसका मतलब 5 में अगर हम 5 ही घटाएंगे तो क्या होगा, वो 0 बन जाएगा। इसका मतलब वो 11 का गुणज होगा। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर कहता है क्या, जोड़ने पर, मतलब जोड़ने के केस में क्या होता है। तो जोड़ने के केस में भाजक घटा शेष हम आंसर लेते हैं। तो सबसे पहले जोड़ने केस में देखिए क्या लेते हैं, तीन संख्या में नहीं ले सकते हैं, दो संख्या में। दो संख्या मेरे पास कितना हो गया, 2 0 हो गया। 3 लेके चलेंगे तो संख्या का आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम टोटल संख्या को देख सकते हैं। 91 0 300 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो 11 गुना 8 88, ये बन जाएगा 3 30 हो जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 3 आएगा 77 आ जाएगा। 77 तो 13 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना 8 7 56 हो जाएगा। ये घट के आ जाएगा मेरे पास 4, और ये बन जाएगा मेरे पास 8 नहीं सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 11 चौके 44, 11 पचे कितना हो जाएगा 55। ये आ जाएगा मेरे पास कितना 6 आ जाएगा, एक 0 हो जाएगा। तो 11 पचे 55 लेंगे तो घटा का आ गया 5, एक 0 हो जाएगा, अगर चौके 44। शेष जो आ गया कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ से शेष क्या निकल गया, 6 निकल गया। और ये कहता है किस में है, तो जोड़ने केस में। जोड़ने केस में हमेशा दिमाग में रखेंगे क्या, भाजक घटा शेष आंसर होता है। जोड़ने केस में क्या होता है, भाजक घटा शेष। तो यहाँ पे लिख देंगे भाजक मेरे पास कितना है 11 और शेष मेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। तो 11 में 6 जगह तो क्या बचेगा 5 होगा। तो आंसर नंबर क्या आ गया मेरे पास, ए नंबर आंसर हो गया 56 का। 57 नंबर देख सकते हैं, कहता है 17 से पूर्णतः विभाजित है संख्या प्राप्त करने के लिए 2001 में कौन सी संख्या छोटी छोटी घटाई जाए जो कि 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसके लिए हमेशा क्या करता है, घटाने केस में हमेशा दिमाग में रखेंगे शेष क्या बचता है, शेष जो होता है वही आंसर हो जाता है। तो सीधा 2001 है, 2001 में 17 से भाग दे दीजिए, मतलब छोटी संख्या में जितना जल्दी भाग दीजिए उतना मेरा फायदा बन जाता है। अब इसमें अगर 17 से भाग देंगे तो ये 17 एक बार लगेगा, ये 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 17 एक बार लगेगा, 10 में से 7 जाएगा, ये 3 बचेगा, ये 3 31 हो गया, 131। अब इसमें मेरे पास कितना लग जाएगा 119, 17 17 19 119 अगर इसमें हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 9 चल जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में से गया 1 मतलब कट गया। ये जो शेष बचा यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कह दिया क्या, घटाने केस में। घटाने केस में हमेशा आंसर क्या होता है, तो जो शेष बचता है वही मेरा आंसर हो जाता है। या आप लोग अगर 2001 का 17 से विभाजित होने वाली संख्या विभाज्यता का नियम अगर पता है तो विभाज्यता का नियम लगा करके हम संख्या का आंसर ले सकते हैं। क्योंकि 17 से विभाजित होने के लिए संख्या क्या कहता है कि उसका इकाई अंक जो है 5 गुना होना चाहिए, और शेष बची संख्या में
उसको घटा देने के बाद अगर वो संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या हमेशा 17 का गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या निकल गया, 12 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं। 58 में कहता है कि 6 अंकों वाली एक संख्या है, मतलब 6 अंकों की कोई संख्या है, वो संख्या पता नहीं है क्या है, या बड़ी है या छोटी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है 6 अंकों की संख्या है। अगर 6 अंकों की संख्या है तो 6 अंकों की संख्या मान लेते हैं, कुछ नहीं तो क्या है x है। इसमें कहता है किससे भाग देने के लिए, तो 91 से क्या कहता है भाग देने के लिए। अगर इस संख्या में 91 से भाग देंगे तो कहता है कि 91 से विभाजित है, मतलब 100 अंकों की जो भी संख्या होगा उसमें 91 से अगर भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। फिर कहता है यदि इस संख्या में 143 जोड़ दिया जाए, अगर इस संख्या में 143 जोड़ देंगे, x प्लस 143 जोड़ेंगे, वो संख्या किससे विभक्त होगा वो पता नहीं है। अगर इसमें भाग देने के बाद किससे विभक्त होगा पता नहीं, तो वो संख्या क्या है, तो मान लिए क्या y है, y संख्या से क्या करेगा विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये बन गया, ये जो इसका गुणनखंड अगर करेंगे 91 का, तो 91 का गुणनखंड जो होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, तो ये 13 गुना क्या होगा 7 होगा। ये बन जाएगा मेरे पास कितना 13 गुना 7, 13 गुना 7 करेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी जो है ना, ये संख्या जब भी आएगा तो ये हमेशा 13 गुना 7, मतलब 13 गुना 7 के रूप में नहीं होगा, हो सकता है 13 आ सकता है, गुना के रूप में 7 में कुछ और हो सकता है, या 7 होगा 13 के रूप में कुछ और संख्या हो सकता है। तो हमेशा दोनों संख्या में जो कॉमन अगर मिल गया वही संख्या उसका हम क्या करेंगे आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों संख्या में जो कॉमन मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है, अगर जो संख्या ये x जो है अगर वो 13 से पूर्णतः विभक्त है, उस संख्या में अगर 143 जोड़ देंगे तो वो संख्या भी 13 से विभक्त होगा, क्योंकि 143 जो है वो 13 का क्या है गुणज है। 143 क्या है 13 का गुणज है, इसलिए हम यहां से कह सकते हैं क्या 91 का अगर हम गुणनखंड ले लेते हैं तो 91 का गुणनखंड जो हो गया, एक 13 हो गया और एक 7 हो गया। 7 गुना करेंगे 13 तो 13 7 कितना होगा 91। अब कहता है जो संख्या जोड़े हैं, जोड़े क्या 143 ना, अगर 143 जोड़े हैं तो इसको इसका गुणनखंड अगर लेंगे ये बन जाएगा मेरा पेगा 13 गुना 11, 11 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 143। मतलब जिसमें दोनों संख्या में जो कॉमन मिल गया वही मेरा आंसर बन जाता है। तो देखिए कॉमन क्या मिला, मेरा 13 कॉमन मिला था, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ 13 होगा और 7 के जगह वो 7 नहीं दिखेगा, ये 7 नहीं दिखेगा, यहाँ कुछ और संख्या दिखेगा। अब कुछ और संख्या क्या दिखेगा ये पता नहीं है, लेकिन 13 के बाद कुछ संख्या वो दिखेगा, इसलिए कि हम संख्या यहाँ पे x का कुछ मान ही नहीं माने, क्योंकि x का मान हो सकता है बड़ा होगा छोटा होगा क्या होगा वो पता नहीं है, लेकिन एक संख्या पक्का है वो क्या होगा गुणज होगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर दे दिए, कितना मेरे पास आंसर 13 सी नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। 58 नंबर कहता है 8 अंकीय संख्या जो कि 99 से पूर्णतः विभक्त है, यदि अंकों के फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा विभाजित किससे होगा। अब 8 अंक की संख्या कुछ ले लेते हैं, यहाँ फिक्स नहीं क्या क्या है नहीं है, तो हम ले सकते हैं 1 है 2 है 3 4 5 6 7 और क्या 8, और वो कह रहा है किससे विभक्त होने के लिए 99 से। 99 की व्यवस्था का नियम क्या कहता है 11 गुना कितना 9, 11 गुना 9 करेंगे तो 11 कितना होगा 99। अब संख्या जो होगा ये टोटल संख्या जो होगा वो 9 का हमेशा गुणज होगा। तो ये टोटल संख्या को जोड़ के देख लीजिए कि सच में ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। अगर 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो अब इसके बाद कहता है संख्या को पलटने के लिए, पलटने के लिए मतलब फेरबदल करने के लिए, तो फेरबदल कर देंगे तो ये पलट जाएगा, ये 8 होगा 7 होगा 6 होगा 5 होगा 4 3 2 और 1 होगा। अब ये दो संख्या बन गया, ये भी संख्या हमेशा जो है और ये संख्या जो है दोनों का अगर योग करेंगे तो योग हमेशा क्या निकलेगा सेम ही निकलेगा। अगर योग सेम निकलेगा तो संख्या अगर ऊपर वाला 9 से विभाजित है तो नीचे वाला भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर हमेशा जिससे विभक्त होगा वो आंसर दे देंगे। आंसर नंबर क्या बन जाएगा तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है बीबीआई एग्जाम का पूछने के लिए क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरह का सवाल को बनाए तो आंसर क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का दिया के जो है 1 से बड़ी संख्या है, ठीक है, 1 से बड़ी संख्या क्या है वो के है, 1 से बड़ी है। अब 1 से बड़ी संख्या के है तो इसका मतलब हो सकता है 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा डॉट डॉट कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वहां लिखा है क्या विषम होना चाहिए। 1 से बड़ी जो भी संख्या होगा वो क्या होगा विषम होगा। अगर विषम संख्या ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा डॉट डॉट इस प्रकार से होगा।
अब शर्त इसका दे दिया क्या, k पावर 33 माइनस के का दिया यहाँ पे क्या, k पे पावर कितना है 33 है। अगर k पे पावर 33 माइनस 1 है तो इस संख्या किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है, इनटू में भी k, ठीक है, k पावर 33 माइनस क्या है k है, ठीक है, k पावर 33 माइनस k है तो संख्या किससे पूर्णतः विभक्त है, और k का जो मान है वो हमेशा एक विषम संख्या है और एक से क्या है बड़ी है। अगर एक से बड़ी संख्या रहेगा तो इसमें हम k अगर कॉमन लेंगे ये बन जाएगा k पे पावर 32 माइनस क्या होगा तो 1 होगा। इस तरह का सवाल बनेगा। अगर ये हमेशा दिमाग में ये रखना है k पे पावर अगर 32 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, k पे पावर 16 का स्क्वायर। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, k पे पावर 16 का स्क्वायर, क्योंकि ये और ये पावर मिल करके क्या होता है गुना बन जाता है। तो गुना बन जाता है तो ये बन जाएगा मेरे पास, इसी को अगर 1 है तो -1 पे लेकर के क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हमेशा दिमाग में रखेंगे k पे पावर नहीं कुछ लेंगे तो k पावर 2 लेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमेशा दोनों क्या है सम है, विषम नहीं है। अगर विषम रहता तो क्यों कर लेते, यहाँ पे विषम रहता तो क्यों करते, और सम रहता तो हमेशा जो संख्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उस फॉर्मूला पे हम इसको लगा देंगे। तो इधर मेरे पास क्या बन जाएगा k होगा, ये k के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा k प्लस क्या होगा 1, एक हो जाएगा k माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कहता है k जो है एक विषम संख्या, विषम का मतलब क्या 3, ये जो है यही मेरा k का मान है, k का मान क्या है 3 है। अगर k का मान 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू बन जाएगा 3 प्लस 1, फिर हो जाएगा 3 माइनस क्या 1, ये बन गया 3 गुना 3 और एक कितना 4, और 3 में से एक गया कितना 2। अब ये संख्या को गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 दूना कितना आएगा 24, 24। तो आंसर नंबर क्या बन गया मेरे पास, आंसर नंबर बी बन गया। इस तरह का सवाल को हमेशा दिमाग में रखेंगे, पावर जो है उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी स्क्वायर आएगा तो कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या हमेशा क्या आएगा सम ही आएगा। लास्ट में गुना भाग करने के बाद मेरा क्या आएगा वो सम ही संख्या आएगा, इसलिए हम संख्या को के मान करके सवाल को बना दिए। 61 नंबर क्वेश्चन कर है 6 अंकों की संख्या है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, जो इससे पहले 8 अंक वाला था वही 6 अंक वाला, 6 बटे कितना का था 33। अब इसी संख्या में क्या कर दिया जोड़ दिया, कितना 21 जोड़ दिया, 21 जोड़ने के बाद वो संख्या किससे विभक्त होता है वो पूछ दिया। तो अभी जस्ट बताएं 33 का हमेशा क्या होता है 2 गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा 11 गुना कितना हो जाएगा 33। उसी प्रकार जो जोड़ते हैं उसका गुणनखंड कर लेंगे, 21 का गुणनखंड क्या बन जाएगा 3 और गुना क्या बन जाएगा 7। बताए थे अगर दोनों संख्या में जो कॉमन दिखेगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ये दोनों संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो आंसर नंबर क्या बन जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कहता है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या है 50 से छोटी। तो सबसे पहले हमेशा देख लीजिए यहां लिख देते हैं 44 22 32 44 22 32 23 और 21, 1 से लेकर के 100 तक ये टोटल संख्या है आपका। 1 से 100 तक सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ दीजिएगा ये टोटल 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे पूछ दिया है 50 से छोटी अभाज्य संख्या, 50 से आगे हमको नहीं जाना है, 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितना है मतलब 50 तक कितना है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका 1 से 10 के बीच है, ये आपका 10 से 20 के बीच है, ये आपका 20 से लेकर के 30 के बीच है, और ये आपका 30 से 40 के बीच है, और ये आपका 40 से 50 के बीच है, ये आपका 50 से कितना 60 के बीच है। तो हमको कहता है 50 से नीचे ही लेने के लिए, तो 50 से नीचे लेने के लिए तो 40 से 50 तक कहाँ आ गया ये आ गया। तो सबसे पहले देख लीजिए कितना आ गया 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, मतलब ये 4 1 से 10, 10 से 20, 10 से 30 और 30 से 40, 30 से 40, और 3 जो आ गया 40 से 50 के बीच, मतलब 50 से कम लेना है, 50 से आगे नहीं जाना है। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। सब संख्या को जोड़ दीजिए 4 4 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 कितना आ गया 15। कहा देगा 1 से 50 तक में टोटल अभाज्य संख्या कितना है, तो कुल अभाज्य संख्या मेरे पास कितना है तो 15 है, 50 से छोटा अभाज्य संख्या 15 है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ऋणात्मक संख्या b जो कि 1 से क्या है बड़ी है। अब यहाँ पे शर्त लिख दिया है b जो है ना वो क्या है b 1 से क्या है बड़ी है, ये आपका शर्त है। और लास्ट में कह दिया क्या यदि दो संख्या 63 और 44 गुना 42 b और 8
ठीक है, कहता है कि गुणनफल 12 से पूर्णतः विभक्त होता है, 12 का गुणज है। इसका मतलब ये दोनों संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो वो संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं अगर 12 का गुणज करेंगे तो 12 का 2 गुणज होता है, 4 गुना क्या होता है 3 होता है, 4 और 3। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे 4 से गुणज होने वाली संख्या कौन कौन है। तो 4 से गुणनखंड होने वाली संख्या इकाई दहाई 4 से कटना चाहिए, तो इकाई दहाई 4 से कटेगा। ये मेरे पास क्या है 8 है, 8 के जगह ये दोनों संख्या को 4 से कटाने के लिए b का ऐसा मान रखेंगे जो संख्या 4 से कट जाएगा। अगर यहाँ b का मान 1 रखेंगे तो 4 से नहीं कटेगा। अगर b का मान हम 2 रखते हैं तो 4 से कटेगा, सच्चों के 28। अगर b का मान 2 रखते तो यहाँ पूछा b का न्यूनतम मान क्या होगा, तो ऑप्शन में b का मान 2 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं b का मान 3 लेकर के, ऑप्शन में 3 कभी है, यहाँ पे a नंबर में ऑप्शन में 3 है, लेकिन 3 और 8 38 होगा जो कि 4 से नहीं कटेगा। तो b का मान क्या हो जाना चाहिए, तो b का मान 4 लेंगे तो 4 और 8 48 बन जाएगा, 48 जो कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, इसलिए b का मान हम क्या ले लिए, तो 4 ले लिए। आंसर नंबर हो गया मेरे पास कितना, आंसर नंबर बी हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन का, 63 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसमें 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्या गुणनफल सदैव विभाजित होता है। यहाँ पे कहता है 3 क्रमागत सम संख्या लेना है, तो 3 क्रमागत सम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सम संख्या याद रखिए, सम में आता है 2 4 और क्या आएगा 6 आएगा। अब ये तीनों का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 6 चौके 24 दूना कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। उसके बाद आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, कहता है वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हमेशा पूर्णतः विभक्त करता है। कहता है इसमें प्राकृतिक संख्या और हमेशा रेगुलर होना चाहिए, और सबसे बड़ी भी पूछ दिया है, बड़ी पूछ दिया तो प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या में 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया। टोटल संख्या कितना लेना है हमको, वहां पे कह दिया 4 संख्या लेना है। कितना संख्या, 4 संख्या लेंगे, तो 4 संख्या 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया और कितना 4 हो गया। अगर 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 और कितना 4, ये गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 दूना कितना बन जाएगा 24। यहाँ पे लेकिन कहा दिया क्या कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को हमेशा पूर्णतः विभाजित कर देगा। कहता है यहाँ पे हमेशा पूर्णतः विभाजित कर देगा, और लेकिन वह सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। वो कह रहे क्या, सबसे बड़ी संख्या। अगर 1 से लेकर के गुना करेंगे ये बन जाएगा मेरे पास कितना 4 तिया 12 दूना कितना 24। ऑप्शन नंबर 24 ए में भी आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कह दिया हुआ सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो बड़ी के लिए हमेशा क्या करेंगे, जैसे 1 लिए तो यहाँ पे अब हम 1 को छोड़ेंगे तो 2 लेके स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब ये टोटल संख्या गुना करके देखिए आपका क्या निकलता है, 3 गुना 6 चौके 24 पंचे कितना 120 निकलता है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या के रूप में क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर डी नंबर हो गया, 120 आंसर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं 65 नंबर तक ही क्लास सवाल है, ठीक है। आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा। आप सबको अगर क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिए, और पढ़ने के लिए हमेशा ध्यान से पढ़िए। अगर जो प्रॉब्लम होता है क्लास में भी, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछने के लिए कभी डरिएगा नहीं, डरिएगा तो आप लोग हार जाइएगा। डर के आगे ही जीत है, मतलब हमेशा डरने के लिए नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए दिमाग में रखिए। जितना पॉजिटिव सोचिएगा उतना आपको अच्छा होगा। इसलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद सभी दोस्तों को।